औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। हम उसी अपने मौजू को लेके आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ज़रा थोड़ी सी एक छोटी सी वजाहत जो देना चाहता हूँ वो है कि जब मैं बात करता हूँ रिकॉर्डिंग, ये जो मैं कहता हूँ एक लफ्ज़ में इस तरह इस्तेमाल करता हूँ, मुआशी दहशतगर्दी या इकनॉमिकल टेररिज्म, तो उसमें हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो बहुत जो है वो कंसर्न हो जाते हैं। वो कहते हैं जी कि ये आप क्या बात करते हैं, वो शायद खुद को इंक्लूड समझते हैं उसमें। तो इसमें ये मामला नहीं है कि मुआशी दहशतगर्दी से मुराद जो है वो कोई लाजमी है कि जी ये कारोबारी हैं या कोई अपना कोई बंदा किसी के पास पैसे ज़्यादा है या कोई जो है वो फाइनेंशियली साउंड है तो वो उस कैटेगरी में आएगा। तो एक बात और मैं ज़रा सॉरी, मैं ये शुरू में इंटरप्शन आ रही है कि मेरे इधर घर के पास एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी वजह से भी साउंड पीछे से बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रा थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को ज़रा ऊँचा रखूँ। तो उसमें ये इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुआशी दहशतगर्दी की जब बात होती है तो इसके ऊपर मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इसके ऊपर लातादाद, इसके ऊपर आप दी कॉरपोरेशंस देख लें, आप इसके ऊपर अपना लो प्राइस फॉर लो रेट, हाई प्राइस फॉर लो रेट, सॉरी, और इसी तरह और पेशेवर है। इस तरह ये एक इतना बड़ा सिलसिला है और ये आज का नहीं है, ये 80s में ये शुरू, 80s से भी पहले का ये शुरू हुआ है। इसके ऊपर बुक्स मौजूद हैं, इसके ऊपर बेशुमार, मैं अगर ये मुबालगा राय नहीं होगी कि अगर ये कहा जाए कि इसके ऊपर मिलियंस आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। इसके ऊपर जो है वो सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आपको मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ये इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत लोगों ने बहुत काम किया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ हम एक ज़माना था, हम कहा करते थे कि जी ही सेड जो है ये ही सेड जर्नलिज्म है। ये हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी कि ही सेड जर्नलिज्म नहीं चाहिए। तो वो तहकीकाती एक उसके लिए होता था कि ये तहकीकाती जर्नलिज्म करे, ये उन्होंने कहा या उसने कहा, ये ही सेड वाला जर्नलिज्म जो है ये जर्नलिज्म नहीं कंसिडर होता था। आज जो है, आज अगर हम देखते हैं कि वो कम्प्लीटली जो है वो तकरीबन उसका नामो निशान नहीं रहा तहकीकाती जर्नलिज्म का, और ही सेड वाला जर्नलिज्म जो है वो आज जर्नलिज्म की सबसे वो जो उसको मेराज समझा जाता है। तो ये वक्त के साथ ये चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, इस्लाहात बदलती हैं और नई इस्लाहात भी आती हैं। तो ये इकनॉमिकल टेररिज्म जो है ये कोई नई टर्म नहीं है, ये टर्म बहुत पुरानी टर्म है। और ये टर्म जो है ये आई डोंट नो, मैंने इसके ऊपर ये नहीं तहकीक की है कि ये इस्तिलाह जो है ये किसने ईजाद की है या कौन है इसका मौजद कौन है, लेकिन ये कॉलोनियल अहद के दौर में भी ये इस्तेमाल होती रही है, ये उससे पहले भी इस्तेमाल होती रही है। लेकिन इसने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा उस वक़्त जब कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म के दरमियान में जब जो है एक सर्द जंग हुई और उसके नतीजे में कम्युनिज़म को शिकस्त हुई और कैपिटलिज़म एक वाहिद एक जो है वो प्लेयर रह गया इंटरनेशनल उसके ऊपर सिनेरियो के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक मामला जो है वो फिर एक शुरू हुआ कि जी अगर सिर्फ चंद हाथों में, ये आप एक चीज़ जहन में रखें कि मल्टी नेशनल जो हैं, जो बार बार मैं कहता हूँ एक बात को कि मेरे मुराद होती है वो मल्टी नेशनल जो जिनकी मालियत जो है, जिनकी एसेट्स जो हैं या जिनकी वैल्यू जो है कंपनीज़ की वो खरबों डॉलर्स में है एक एक कंपनी की, और उन कंपनियों के जो है मफादात उनके इतने ज़्यादा वो बड़े हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं कि वो अपने मफादात के लिए उनके लिए 2, 4, 10 लाख बंदा मरवाना कोई इशू नहीं है। वो इतने पावरफुल हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट्स को चेंज करना, उनके लिए जो है वो बगावतें करवाना, उनके लिए जो है वो
अगर कोई गवर्नमेंट उनके रास्ते में रुकावट बन रही है तो उसको टप्पल करवाना, ये इस तरह की ये सारे टैक्टिक्स जो है ये उनके लिए कोई मानी नहीं रखती हैं। वो इतना पावरफुल ये इंटरनेशनल एक ये माफिया है। अच्छा, इसमें एक जो अगेन एंड अगेन मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इसका प्राइम टारगेट जो है वो दो चीज़ें 1970s से, ये 1970s से इसके ऊपर काम हो रहा था, और वो दो चीज़ें थी कि जी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, और उसके लिए कुरा जो निकला था वो कुरा फाल निकला था पानी और ख़ुराक। मैं इसलिए बार 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 जो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, मैं इसको जो है वो बार बार इसलिए याद दहानियाँ ये बार बार करवा रहा हूँ कि आप इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मुहतात रहने की इसलिए ज़रूरत है कि मुशर्रफ दौर में, अगर आपको याद होगा या थोड़ा सर्च कर ले, तो मुशर्रफ दौर में कुछ जो है वो ऐसे अपना जो कॉरपोरेट फार्मिंग जो है उसके कुछ मुआहदे हुए थे, और वो मुआहदे करके उनको सर्द खानों में रख दिया गया था, और वो किसी वक्त भी अलाइव हो सकते हैं। यानी कि वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं और उनकी डिटेल्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद हैं, वो एग्रीमेंट्स हैं, और वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो किसी भी वक्त जो है वो कंपनियां आके आपके सरों पे बैठ सकती है कि भाई ये एग्रीमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, ये हमने साइन किया हुआ है आपके साथ, लिहाजा ये इतने 1000 एकड़ लैंड जो है वो आप हमारे हवाले करें। ये एक बड़ी मैं अभी इसको ज़रा खुल के ज़रा इसलिए ज़रा बोल रहा हूँ ताकि ज़रा संजीदगी का ज़रा अंदाज़ा हो कि मैं इतना चीख क्यों रहा हूँ इस इशू को लेकर। हमारे जो वसाइल हैं वो बुनियादी तौर पे सुकड़ते जा रहे हैं, और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे अभी रिसेंट आप ये देखें कि आप को जो है वो एक तरफ जो है पहले यूएस की तरफ से आपको वो मजहबी आज़ादियों के हवाले से जो मुल्कों की एक जो उन्होंने वो फहरिस्त बनाते हैं, उसमें आपको उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कल आज बल्कि एक जो सदारती हुक्मनामा है उसके ज़रिए आपको पाबंदियों से जो है वो अपना एग्जेम्प्ट कर दिया। अब सदारती हुक्मनामा जो होता है वो एक लटकती हुई तलवार है, कानून साजी नहीं है। ये नहीं है कि ये इसके ऊपर ही वो कानून साजी हुई है, और कानून साजी के ज़रिए तो अगर आपको एग्जेम्प्ट किया गया तो फिर तो आपके पास एक कवर होता है, और आपके पास बड़ा एक सॉलिड एक स्ट्रॉन्ग एक चीज़ आ जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसका जो है वो कल को आने वाला प्रेसिडेंट जो है वो उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ रिप्लेस करके वापस ले सकता है किसी भी टाइम। तो इसलिए ये एक तलवार आपके सर पे लटकाएगी। ये मेहरबानी क्यों है ये नहीं जानते हैं। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा एक और इशू की तरफ कि जो इससे ही मुतल्लिका जो ये सारे इंटरकनेक्टेड, जो मैं जितनी ये सीरीज़ जो कर रहा हूँ, ये जो मैं बातें सारी कर रहा हूँ, ये इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो है इसकी एक जारी हुई रिपोर्ट पिछले दिनों, और उसमें पाकिस्तान जो है माहौलियाती जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासरा टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं उनमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गया। इससे पहले पाकिस्तान जो था वो 8वें नंबर पे था, टॉप 10 में था, अब वो टॉप 5 में आ गया है। 3 दर्जे जो है वो मेरे यहाँ तनज़ली हुई है। अच्छा, इसका हम आम आदमी जो है वो उसको नहीं समझ आती है कि यार अच्छा मौसमियाती तब्दीलियों के साथ हमारा उसके ऊपर क्या असरात होंगे, ये वो फला। लेकिन इसका जो है इस रिपोर्ट में जो है वो उसको तरफ इशारा किया गया है कि ये जो तब्दीली आई है इससे खुराक का बहरान जो है वो सरे फहरिस्त है। उसकी रीज़न जो है चूँकि हमारा जो इन्हिसार है वो है उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान समेत इसमें उन्होंने ये कहा कि जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों से जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो मुतासर हुआ है। उसके मुतासर होने से बारिशें कम हुई हैं, और बारिशें कम होने से जो है वो पानी की कमी जो है वो ज़ाहिर है कि वो बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है इसके वो हीट में वो इजाफा हो रहा है।
अच्छा, हीट में इजाफा होने से क्या हो रहा है कि या तो आपकी फसलें जो हैं वो वक्त से पहले जो है वो पक कर तैयार हो जाती हैं और वो कीड़े मकोड़ों की उनको वो उजाड़ देते हैं, खा जाते हैं, या ये होता है कि गर्मी की शिद्दत से गर्मी ज़्यादा शदीद लेट हो जाती हैं और गर्मी की शिद्दत से जर्मिनेशन लेट अगर हो जाए तो गर्मी की शिद्दत जो है वो उसको फसलों को, खड़ी फसलों को तबाह कर देती है। ये एक बड़ी चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग एक सिचुएशन है। अभी रिसेंट जो है जनूबी एशिया ने जो है वो टिड्डी दल का जो हमला था उसकी सूरत में हम एक उसका वो देख चुके हैं, उसके इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देख चुके हैं। इसी तरह एक इसका और नुकसान है, वो है कि जी बारिशों का गैर मामूली और बेवक्त और गैर मामूली बारिशें भी जो है वो ये हाइड्रोलॉजिक जो साइकिल है, इसके अंदर जो चेंज जो मुतासर हुआ है ये, इसकी वजह से या तो बारिशें हो ही नहीं रही हैं या हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बेवक्त हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। ये इससे बहुत ज़्यादा, यानी कि लास्ट ईयर का अगर आप देख लेते हैं तो लास्ट ईयर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में जो बारिशों का जो साइकिल जो रहा उससे जो है वो चावल और गन्ने, पहले तो बारिशें ना होने की वजह से चावल और गन्ने की फसलें मुतासर हुई जिनको उनको बहुत सारा पानी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो है कि जी जो हीट वेव्स आई उनकी वजह से जो है जो दूसरी यानी कि उससे हमारी जो खड़ी फसलें थीं उनके जो है वो औसत जो हमारी पैदावार थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अच्छा, अक्टूबर 2020 को ये एक रिपोर्ट थी कि पहली दफ़ा जो साइबेरिया है, जहाँ जो कि बर्फ़ों से ढका रहता था और जिसको साइबेरिया का नाम आते ही जो है वो जिस्म में इंसान के जो है वो सर्दी की लहर, एक शदीद गर्मी में भी उसके जो है वो एक सनसनाहट जिस्म में गुजर जाती थी। हम उस साइबेरिया को जानते हैं, लेकिन उस साइबेरिया का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में, जो कि माइनस कई यानी कि 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 15 माइनस 10 माइनस, ये जो यहाँ पे रहता था उसका दर्जा हरारत प्लस में आ गया है 5 डिग्री के ऊपर, सेंटीग्रेड के ऊपर। अच्छा, इसी तरह जो बारिशों का रिकॉर्ड है, आप ये देखें कि पिछले साल या इस साल भी हमारे यहाँ अगस्त में और बारिशों के सीज़न में और कुछ उससे पहले जो है वो बड़ी मूसलाधार और बहुत ज़ोरदार बारिशें कुछ ऐसे वक्तों में हुई। और ये एक चेन नज़र आती है पिछले कुछ सालों में कि एक तो ये है कि मई और अप्रैल के बीच में बारिशों का एक जो है स्पेल आता है, और ये वो टाइम होता है कि जब हमारे यहाँ मोस्टली इलाकों में जो है वो गंदम की फसल जो है वो तैयार होती है। तो वो या ये होता है कि हमारी खड़ी फसल जो है वो बारिशों की नज़र हो जाती है, या फिर जो है वो खेतों में पड़ी हुई जो है वो फसल जो है वो बारिशें उसको बर्बाद कर देती हैं। इसी तरह ज़ालाबारी जो है, ज़ालाबारी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि ज़ालाबारी जो है वो पूरा खेत जो किसान जो है, जब जिनका बैकग्राउंड है थोड़ा दही पस मंज़र है, वो जानते हैं कि खड़ी फसल जब होती है और अगर ओले बरसे और तूफ़ानी बारिश हो तो वो लिटा देती है और वो फसल ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक मसला है। इसमें जो है वो ये क्यों हो रहा है, ये ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो बहुत ज़्यादा अखराज है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस जो है वो बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसमें जो एक तो इंसान के जो है वो जो हवस ज़र है उसकी, और ये फिर अगेन ये वही तबका आ जाता है जिसको मैं मौशी दहशतगर्द कहता हूँ कि इनकी हवस ज़र ने जो एक कुदरती अमल में जो मुदाखलत की,
और बहुत सारे जो है वो जंगलात की कटाई है इसमें, और इसमें बहुत सारा जो गैर फितरी जो इक़दामात हैं उनकी वजह से जो है वो हमें ये मसाइल का सामना है, और वो दिन ब दिन जो है ये मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे ऊपर इसके अलावा जो है एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि मैंने ग्लोबल ये 2020 ये 2015 अलायंस एक कहलाता है, और इसकी रिपोर्ट है जो अभी हाल ही में जारी हुई है 2020 की रिपोर्ट इसकी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसके नताइज जो उसने शाया किए हैं उसमें 107 मुल्क जो हैं वो शामिल हैं, और जो जिनको भूख और ग़िज़ाई जो फूड सिक्योरिटी है उसका सामना है, उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 88 नंबर पे ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें चूँकि ये जो है ये अलायंस जो है ये यूरोपियन मुल्कों का मुश्तरका मंसूबा है, तो उसमें उन्होंने जो एक बहुत अलार्मिंग जो एक बात की है वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो ग़िज़ाइयत के बहरान की वजह से इंसानी और मुआशी और माशरती तरक्की जो है उसकी वजह से इंसानी, मुआशी और माशरती तरक्की जो है वो मुतासर हो रही है इस बहरान की वजह से, और इससे मुल्की सालमियत को भी ख़तरात पेश हो सकते हैं। ये उसकी रिपोर्ट के वर्ड टू वर्ड है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक जो मामला है वो बहुत बड़ा है कि जी अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएंगे और अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे, और ठीक है, अल्लाह ताला हमारा ईमान है और हमारा यकीन है, और हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो इसमें हैं एग्रीड कि हमारा ईमान है, उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है कि हम कुरान को और अल्लाह ताला ने जो कुछ फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो उसके ऊपर हर्फ बहर्फ जो है वो हमारा ईमान और यकीन है। जब तक नहीं होगा कि ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है और वो होकर रहेगा, उस वक़्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये तो बड़ी तयशुदा बात है। लेकिन मसला ये है कि उसके साथ साथ अगर हम ये बात करते हैं तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ और भी चीज़ें कही हैं, कुछ और भी तकाज़े हैं जो हदीस में भी आए हैं और जो कुरान में भी आए हैं, और हम उनको जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? उनको तो हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है, जब हमारे करने की बात आती है तो उसमें हम कहते हैं जी वो अल्लाह ताला का जी वो सिस्टम है, जी अल्लाह ताला करेगा, वो हम सारे मामला अल्लाह ताला पे डाल देते हैं। अब इसी में जो है वो एक और बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, वो है IMF की, और उसमें जो है वो उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तो बहुत बड़ी तादाद जो है बच्चों की वो 5 साल की उम्र से पहले जो है वो फौत हो जाते हैं। वो 5 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते। उसकी वजह जो है वो ग़िज़ाइयत, वो उसकी जो है वो उनको जो है मुनासिब ग़िज़ा जो है वो मुयस्सर नहीं होती, लिहाजा वो जान दे देते हैं। और इसी तरह कद में अज़ाफ़ा जो है वो कमी देखी जा रही है। और अगर मजमूई तौर पर इस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं जी 37% पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं वो शदीद जो ग़िज़ाई बहरान है उसका किल्लत का शिकार हैं। 37% ये इनकी IMF की रिपोर्ट है। अब हम दोबारा ज़रा उस मौजू पे आ जाते हैं कि जी जो मेरा बेसिक जो था कि जी ये कॉरपोरेशंस जो हैं ये कैसे कंट्रोल कर रही हैं। ये पूरी दुनिया की इकॉनमी को भी और पॉलिटिकल सिस्टम को भी और हर चीज़ को, हमारी ज़िंदगियों में हर तरह से ये दखलंदाज हैं। मेरे या आपके जो बच्चे को दूध वो कौन सा पिएगा उसका तयन भी अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ करती हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। इससे यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में जो है वो दखल अंदाज़ी वो कर रही हैं। मैं अमेरिका की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि इनकी दखल अंदाज़ी क्या, ये मैं एक छोटा सा एक नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था डॉक्टर्स की जानिब, एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, और माशाल्लाह वो डॉक्टर ठीक है वहाँ पर भी हैं,
लेकिन वो हमारे डॉक्टरों की तरह नहीं है कि जो कंपनी से जो है वो ग्रैब अपना जो है वो पैसे लेके, मैं सबको नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मेजॉरिटी है ऐसे लोगों की। और कंपनी से वो गाड़ियाँ लेके, ट्रिप्स लेके या पैसे लेके, और वो कंपनीज़ की दवाइयाँ, वो एक मखसूस कंपनीज़ को दवाइयों को या उनको प्रमोट करते हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी कि वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, तो कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर इश्तिहार देती हैं अपनी मेडिसिन्स के मीडिया के ऊपर, और वो मेडिसिन्स जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलते। अब वो क्या होता है, वो रिपोर्ट में बड़ी दिलचस्प बात ये बताई गई थी कि जी डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट आके हमें बताते हैं कि जनाब आप हमें जो है ये फ़लाँ दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करें, जिसका इश्तिहार उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वो हमें आके मजबूर करते हैं कि आप जो है हमें ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब करें, इसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप हमें, इसको हमें आप लिख के हमें ये दें। मैं अपनी एक छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि मुझे ये बैक का इशू हुआ कोई 3 साल पहले, 4 साल हो गए। 2016 में पहली दफ़ा ये मुझे इसका आया था मसला। तो मैंने उस वक़्त एक मुझे स्पेशलिस्ट के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। मेरे पास जो है वो इतने सारे प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो पढ़े हैं, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। अब मैंने जब थोड़ा सा पहले तो परेशानी में, जब ज़ाहिर है इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो वो परेशानी में होता है, तो वो नहीं सोचता इन साइडों के ऊपर। तो मैंने लाहौर के जो टॉप इसमें जो है वो बहुत हाईएस्ट उसके ऊपर हैं, तो मैंने उन साहब का भी जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो एक दोस्त से हेल्थ रिपोर्टर को कहा, क्योंकि महीने का टाइम नहीं मिलता उनका। तो मैंने उनका टाइम लिया, उनका टाइम लेके मैंने उनको दिखाया। जब उनको दिखाने के बाद मैं, उन्होंने दवाइयाँ कुछ लिखी, उन्होंने कही चाहें चाहिए दवाइयाँ खाएँ, आप महीने बाद फिर आएँ। अच्छा, मैंने एक दिन बैठे बैठे ये कुछ थोड़ा सा ज़रा इस तरह से मुझे रिलीफ थोड़ा सा मिला। ये मैं कोई ये नहीं है कि मैं किसी की मशहूरी नहीं कर रहा हूँ। ये डॉक्टर आमिर साहब, प्रोफेसर आमिर सईद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आबिद सईद साहब प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होते थे, डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं, तो वो उनके भाई हैं। तो मुझे आबिद सईद साहब ने कहा, मेरा उनके साथ बहुत पुराने एक दोस्ती है, ताल्लुक़ है, भाई हैं मेरे वो। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा तू क्यों इधर उधर भटक रहा है, तो एक बार जाके दिखा तो सही, तो आमिर को दिखा तो सही एक बार जाके। तो मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। डॉक्टर साहब ने मुझे जो है वो मुझे 2-3 बिल्कुल माइनर सी मुझे उन्होंने मेडिसिन लिख के दी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई। उन्होंने कहा जी आपने ये एक्सरसाइज करनी है और ये मेडिसिन खानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं मूव भी करता हूँ, और मैं थोड़ा बहुत ठीक है, मैं वो उस तरह से वो नहीं है, लेकिन वो उसके ग्रेजुअली उन्होंने कहा जी ये आपका थोड़ा टाइम लगेगा, और ये ग्रेजुअली आपके जो है वो जितना टाइम आपको ये सारा बेड़ागर्क होने में इसका लगा है, उसका कम से कम आधा टाइम तो आप इसको देना, कि इसको ये ठीक होने में इसको आधा टाइम तो इसको आपको देना पड़ेगा। ये बात लॉजिकली ठीक है। अब मैंने वो एक दिन प्रिस्क्रिप्शन लेके बैठा हुआ, सबके मैंने प्रिस्क्रिप्शन यूँ करके रखे हुए, तो मैं उनके जेनेटिक्स नेम देख रहा हूँ मेडिसिन के। पता ये चला कि एक पेट फार्मूला है, प्रोफेसर्स कहलाते हैं, लेकिन एक पेट फार्मूला है कि चंद पेन किलर लिख दो, चंद जो है वो मल्टीविटामिन लिख दो, चंद जो है वो मसल रिलैक्सर लिख दो, और यानी कि कोई तो काम करेगी। ये हालात हैं। अब दूसरी तरफ मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं ये नहीं है, मुझे ये पिछले दिनों कोरोना के हवाले से भी एक जगह पे बहस हुई, दोस्तों के साथ कुछ हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी तुम मानते नहीं हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं नहीं मानता, लेकिन मैं जो है, मैं एक बच्चे को साथ ज़िंदगी के साथ खेलने वाला जो डॉक्टर है, या जो एक पेशेंट की ज़िंदगी के साथ जो उसके पास जो मसीहा उसको समझ के गया है उसके पास, और उसकी ज़िंदगी के साथ वो खेल रहा है, उसको एक कंपनी जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन देती है कि ये हमने दवाई बनाई है, इसका ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना है, कौन करके देगा? वो प्रोफेसर कहते हैं मैं करके दूंगा। अब वो आपसे पैसे भी ले रहा है, आपसे मेडिसिन के वजह से पैसे भी ले रहा है, और आपसे हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको कहता है कि ये फला ये टेस्ट करवा के लाए। आपको तो नहीं पता, पेशेंट जो है उसको तो नहीं पता है कि नहीं ये टेस्ट क्या है। वो उन टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं उनकी कॉपीज़ भी वो साथ साथ रख रहा है। वो 2-3 महीने के बाद वो अगर 50 पेशेंट्स के ऊपर वो, या 20 पेशेंट 30 पेशेंट जितने के ऊपर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया उस मेडिसिन का, वो अपनी एक रिपोर्ट कंपाइल करता है, और उसके साथ वो उसकी वो मेडिकल रिपोर्ट्स लगा के वो उसको सबमिट करता है उस मेडिसिन कंपनी को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को,
कि जनाब अली ये इसके रिज़ल्ट्स हैं, ये इतने बंदों पे मैंने उसको आजमाया है, ये इसके नताइज हैं, ये काम करती है, ये इस तरह ये काम कर रही है, ये नहीं कर रही। अब मुझे आप बताएं, इसी तरह चाइल्ड स्पेशलिस्ट, खुदा का खौफ करें यार, बच्चे जो है वो शायद शैतान भी जो है वो उसको भी शायद वो कुछ ख्याल आ जाता होगा, लेकिन इनको नहीं आता। माज़रत के साथ किसी दोस्त को बुरा लगे, मैं पेशगी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये हकीकत है कि एक बंदा जो है वो 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा जो है वो जब जाता है किसी इसके पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, वो फौरी तौर पे क्या करता है, वो कहता है जी माँ का दूध नहीं देना जी, ये फ़लाँ वाला, ये फ़लाँ, ये बी सी डी, ये 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने नंबर आ गए हुए हैं, इसकी कितनी किस्में आ गई हैं। वो किसी मल्टीनेशनल का वो एक आपको दूध लिख के दे देता है, और वो 4000 का 5000 रुपये का इतना सा डिब्बा है। अब वो ये नहीं सोचता है कि यार ये 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला जो बंदा है, ये कहाँ से ये पैसे लेके आएगा, और ये कहाँ से ये पे करेगा, और ये कैसे ख़रीदेगा इसको। उसका ये इशू नहीं है, उसका इशू है उसकी प्रोडक्ट को सेल करवाना, और वो करवा रहे हैं। अब मेरा ये बेसिक ये है कि मैं उसकी बात के ऊपर जो वो कह रहा है, मैं उसकी बात के ऊपर कैसे यकीन कर लूँ। They don't have a single solid evidence till today। पूरी जिम्मेदारी के साथ आज तक एक सिंगल मुझे बता दें कि जो सॉलिड एविडेंस हो जो कि इन्होंने पेश किया हो, कोई नहीं है। नंबर 2, इन्होंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा जी कि जी असल में जो है वो क्या है जी कि पहले जो काफ़ी अर्सा ये पहले रिपोर्ट एक आई थी कि जी क्लॉटिंग जो इन्होंने थ्योरी पेश की थी, वो अभी तक थ्योरी है, अभी तक उसके ऊपर कोई सॉलिड चीज़ नहीं आई है। थ्योरी है कि जी सांस जो है वो वेंटिलेटर क्यों ज़रूरी है, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, ब्ला ब्ला, उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी घड़ी। वो ये थी कि जी क्लॉट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं, और क्लॉट्स जाके जो लंग्स के अंदर जो उसके जो मसाम है फेफड़ों के, उनके अंदर जाके वो फंस जाते हैं और वो उनको चोक कर देते हैं, सांस आना बंद हो जाता है, लिहाजा इंसान ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप दमा जिसे हम कहते हैं, अस्थमा, उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलता है, और इसी से रिलेटेड जो है वो एक हकीम अजमल साहब की एक किताब, मुझे किसी ने पहले उसके पेजेस भेजे, मैंने कहा यार ये पेजेस जो है वो जाली भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक दोस्त से को जब बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इसकी ये पूरी ये किताब है, तो उन्होंने मुझे वो मेहरबानी की, उन्होंने मुझे वो PDF जो है वो बुक जो पूरी की पूरी किताब जो है वो मुझे भिजवा दी। लाहौर के एक पब्लिशर ने उसको जो है रीप्रिंट किया, लेकिन उनका जो पहला प्रिंट है वो दिल्ली से हुआ। तो उसमें उन्होंने ज़ुकाम की जो एग्ज़ाम, जो उनका एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने ज़ुकाम की एग्ज़ाम जो है वो उनको डिस्कस किया। उसी के अंदर एक किस्म जो है इन्फ्लुएंज़ा, वो उन्होंने जब डिस्कस किया, तो वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको जो है वह परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर तमाम की तमाम जो अलामात और तमाम की तमाम जो ये आज जो कुछ हम सुन रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा उसके अंदर डिस्कस किया गया है। चूँकि ये स्पेनिश फ्लू के करीब का ज़माना था हकीम अजमल साहब का, तो हो सकता है कि उन्होंने वो स्पेनिश फ्लू का जो है वो दौर जो है वो देखा, और उनकी कुछ फाइंडिंग्स जो है, कुछ पेशेंट्स जो है, उन्होंने उनकी रिसर्च जो है वो उसके साथ उसके लिंक्ड अप ये मामला हो, और उस वजह से वो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको बहुत म्यूटली इसको देखा। और उसके अंदर वो लिखते हैं कि जी ये बेसिकली जैसे कि अस्थमा में होता है कि ये बेसिकली म्यूकस जो है, जो बलगम है, वो उसके पार्टिकल्स हैं जो लंग्स को चोक करते हैं, और उसके लिए उन्होंने उसके इलाज भी बताए हैं। उसमें उन्होंने कुछ जड़ी बूटियाँ बताई हैं जिसको आपने भाप लेनी है, कुछ का बताया जिनका आपने कावा पीना है, कुछ का उन्होंने बताया जिसको आपने खाना है। वो उन्होंने मुख्तलिफ मेडिसिन बताई हैं कि जी ये क्योरेबल है, ये लाइलाज नहीं है, ये इलाज इसका पॉसिबल है। अब मसला ये है कि इस दौरान में, इसी साल के दौरान में बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं कि जो इसी के चक्कर में सारी जो है वो अटेंशन्स जो है वो रहीं कोरोना की तरफ, और उसके दूसरी तरफ जो है वो बहुत कुछ जो है वो ऐसे ऐसे मामलात हो गए। ये इत्तफाक है या ये वाक़तन कोई कॉरेस्पेंसी है, इसके बारे में हम तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये जब शुरू हुआ था कि दूसरी जंग अज़ीम और पहली जंग अज़ीम के दौरान जो
जो जरासीमी जरसूमे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जैसे ताउन के जरसूमे थे या जो है वो इस तरह के जो लाइलाज उस वक़्त अमराज थे, उनके जो जरासीम थे उनको किस तरह से जो है वो, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो गूगल के ऊपर आप सर्च करें वो आपको मिल जाएंगी। तो ये अगर उस वक़्त उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह के उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, और आज जो है 2020 में हम उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स लेके और उनके कन्फेशंस लेकर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है अगर कल को 2030 में, 2040 में, 2050 में, 2060 में, 2070 में, 3000 में कोई मियां नदीम जो है वो इस तरह से जो है वो लेकर बैठा होगा, उसके जो है वो जो एविडेंसेस जो है वो उसके फ़िज़िकल एविडेंसेस, उसकी रिपोर्ट्स जो है वो लेकर बैठा हुआ आपके सामने, दुनिया के सामने लेके बैठा होगा, या कोई और मन जो है वो इसी तरह जिस तरह इन्होंने पहले रिलीज़ की हैं, तो उस तरह की जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिल्म्स या कोई जो रिपोर्ट्स हैं वो दुनिया के सामने अगर कल को कोई लेके बैठा सवाल कर रहा होगा तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे? एहतियात बिल्कुल करें, SOPs के ऊपर अमल जो है वो बिल्कुल करें। अपनी जो है वो आम ज़ुकाम के अंदर भी जो है वो आपने देखा होगा कि ये घर के अंदर भी जो होता है कि एक फ़र्द को ज़ुकाम होता है और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से, ये नॉर्मल ज़ुकाम भी जो है वो उसके अंदर भी ये एक चीज़ ये है। तो उसको भी वो रोकने का यही तरीका होता है कि जी आप जो है वो पेशेंट को आइसोलेशन में कर दें, या उसको जो है वो छीके ना, या उसका खाने के जो बर्तन हैं उनको ज़रा अच्छी तरह से साफ़ करें और उसको अलग बर्तन कर कुछ दिनों के लिए उसको अलग जगह पे रखें और उसको साफ़ सुथरी हवादार और जैसी जगह पे जहाँ पर जो है वो नमी ना हो और ड्राई प्लेस, ऐसी जगह के ऊपर उसको रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। मसला ये वही बात आ जाती है, मैं अगेन उसको दोहरा रहा हूँ कि मैं उस डॉक्टर को मैंने दोस्तों से कर्ज़ पकड़े, मैंने दोस्तों से उधार पैसे पकड़े। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बेचारों ने मुझे जो है वो लेके ख़ुद जो है वो अपनी गाड़ियों के ऊपर वो डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं, मेरे टाइम जो है वो करवा रहे हैं मुझे डॉक्टर के पास। मैं ये कहता हूँ कि मैं उसके ऊपर मैं कैसे यकीन कर लूँ, मैं उसके ऊपर मेरे साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यकीन करेंगे कि लाहौर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे साथ इतना बड़ा एक मामला पेश आ चुका है कि जिसमें एक दोस्त ने आके बीच में जो है वो मामला सेटल करवा दिया और उसने कहा जी मेहरबानी करके माफ़ी दे दें, कि मेरा जो है वो एक एक्सरे जो है वो हुआ और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि आपके तमाम जितने भी डिस्क हैं, जो लोअर जो है उसका जो लोअर बैक की जो डिस्क हैं आपकी वो सारी जो जुड़ गई हैं। अब मेरे लिए वो रात जो है वो एक तरह से क़यामत की रात थी। मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, ये 2 साल पुरानी बात है कि मैं और मेरी वाइफ ने हमने बड़ी मुश्किल से वो रात काटी। मैंने अगले दिन सुबह मेरा एक और दोस्त है, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, डॉक्टर, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये मसला है। तो उसने कहा अच्छा मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, तो देखते हैं क्या मसला है, क्या हो सकता है, इसको रिपोर्ट देखता हूँ मैं। अब वो आया तो अब मेरे पास अंदर बैठने की जगह नहीं है, मेरी फैमिली बड़ी है, छोटे से मैं घर में रहता हूँ, तो मैंने घर के सामने एक बैठने की जगह बनाई है। दोस्त अहबाब सारे जो आते जाते मेरे घर में उनको पता है कि मेरा डेरा एक बना हुआ सामने, तो मैं वहाँ पे कुर्सियाँ निकाली और बैठ गया। अच्छा वो मुझे देख रहा है। अब जब उसने रिपोर्ट देखी तो मुझे से कहता है कहाँ पे थे तुम? मैं कहा मैं ऊपर अपने कमरे में था। कहता सीढ़ियों से नीचे आए हो? मैं कहा हाँ। कहता ये रिपोर्ट भाई मेरे, अगर इस रिपोर्ट को अगर सच मान लिया जाए तो तुम सीढ़ियों से उतरना तो क्या, तुमने ये जो कुर्सियाँ निकाली हैं, ये जो तुम यहाँ तक चल के आए हो, ये तो तुम पॉसिबल ही नहीं था। मैं कि फिर क्या हुआ? उसने कहा जी, जब उसने एक्सरे देखा उसने कहा ये तो रिपोर्ट ही जो है वो। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, पता चला जी कि उनकी जो है वो जो प्रिंटर है, एक बहुत महंगा प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ओके, उनका एक्सरे का जो प्रिंटर है, जो एक्सरे प्रिंट करता है, उसमें कोई मसला था। अब मुझे ये बताएं पता नहीं कितने ऑपरेशन हो गए होंगे उन एक्सरेज की बुनियाद के ऊपर, गलत ऑपरेशन कितने हो गए होंगे। मैंने उनकी दूसरी ब्रांच से, उसी हॉस्पिटल का एक और ब्रांच है, मैंने वहाँ से जाके एक और एक्सरे करवा लिया, उसकी रिपोर्ट भी रख ली। एक मैंने प्राइवेट एक और जगह से एक्सरे करवाया, उसकी रिपोर्ट भी मैंने ले ली। अब मैंने उनके जो मालिक हैं उनको मैंने लेटर लिखा, मैंने कहा जी जनाब यार ये रिपोर्ट्स हैं, अब बताएं आपने क्या करना है। आपके हॉस्पिटल को जो है कोई और मुल्क होता आपके हॉस्पिटल को ताले लग जाते,
मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को लिखा, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं आया। फिर वो एक दोस्त बीच में पड़ा, उसने कहा भाई कुछ नहीं बनना, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, तो आप जो है वो ज़रा बैठ के ज़रा बात कर लें, अब मेरी इज़्ज़त रह जाएगी। मैंने उनसे हामी भर ली है, वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उसकी खातिर चला गया। तो मैं उनके पास बैठा, मैंने उनसे भी मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने उनकी की। मैंने कहा यार आपने ये क्या ड्रामा आप कर रहे हैं कि आप इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। बस बात करने की ये है कि मैं इन लोगों के ऊपर, मेरा सवाल वहीं पे फिर आके खड़ा हो जाता है कि इस ऐसे लोगों के ऊपर जो है, जिनके लिए जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी किसी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उनके ऊपर एतबार कैसे कर सकता हूँ? मेरे अपने एक कोलीग के साथ ये हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ और वो पड़े हुए हैं, स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं, और छुट्टी का दिन है, उनके पास कैश नहीं है उनकी फैमिली के पास। और उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं जमा कराएंगे हम हाथ नहीं लगाएंगे। हार्ट अटैक आया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में एक में, और उन्होंने कहा जी कि हम तो सरकारी हॉस्पिटल में एक में, उन्होंने कहा जी हम तो हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप पैसे नहीं जमा कराएंगे। उन्होंने मिन्नतें कर रहे हैं वो कि जी आज छुट्टी का दिन है, हमारे पास इतना कैश नहीं है, हम आपको चेक दे देते हैं, आप मेहरबानी करें। उसके बाद फिर हम कुछ दोस्तों को लेकर वहाँ पे पहुँचे और जाके हमने उनको जो है वो तसल्ली दिलाई कि भाई बात ये है कि आपकी जो चेक है जो ये कैश हो जाएगा। कुछ पैसे हमने अरेंज किए दोस्तों ने, वो हमने उनको कैश दिए, आधे को वो इस तरह से करके वो जाकर उनका ऑपरेशन हुआ। अब मसला ये है कि आप कहते हैं जी मसीहा, तो मैं ऐसे मसीहा के ऊपर कैसे भाई भी यकीन कर लूँ? मुझे भी तो बताओ ना, मुझे रीज़न दो, मुझे आप सेटिस्फाइड करो, मुझे उसके ऊपर एतबार करने की रीज़न दो। मैं उसके ऊपर उसकी बात के ऊपर कैसे यकीन करूं? मैं जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, जो अपना जो है वो उसको करने के लिए, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने चंद टकों के लिए वो मेरी जान के साथ खेल रहा है, आपकी जान के साथ खेल रहा है, हमारे बच्चों की जानों के साथ खेल रहा है, मैं उसके ऊपर कैसे एतबार करूँ? ये जितने फार्मूलाज हैं सारे उठा के इनके ज़रा लेबॉर्ट्री टेस्टों को करवा के देख ले, जो बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए जो है जितने जो ये फार्मूलाज बनाए हुए हैं, ज़रा उनको तो इस तरह करके देख लें। इसी में एक और कहानी एक मल्टीनेशनल की भी है, वो फिर कभी सही, कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितने बच्चे मरे थे और उसके ऊपर क्या हुआ, उसके सारी डिटेल्स उसकी जो है वो सियालकोट से वो स्टोरी शुरू हुई थी और वो जिनेवा तक गई और जिनेवा में क्या हुआ, और उसके वो कनेडियन एक जो है वो कनाडा कैसे उसको स्मगल किया गया उस बंदे को, और फिर वो कनाडा में जो है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, और उस डॉक्यूमेंट्री के साथ क्या हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्री आज तक नशर क्यों नहीं होने दी गई, उसको रिलीज़ क्यों नहीं होने दिया गया। उस WHO तक जो है वो कितना पावरफुल जो है वो कंपनी होगी कि जिसने WHO तक को बेबस कर दिया कि WHO के वो उसके मैंने इंटरव्यू सुना उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर दो का जो कनेडियन है डॉक्यूमेंट्री के, उसने कहा जी कि मैं जो है वो टाइम करके मैं बाकायदा तौर पर अपॉइंटमेंट लेके मैं जिनेवा कनाडा से गया था, लेकिन जब मैं मिला हूँ, जब मैं मिलने गया हूँ और वो खातून उस वक़्त कोई थी अपना WHO की हेड, तो उन्होंने कहा कि यू हैव ओनली 2 मिनट्स। तो उन्होंने कहा जी मैं हैरान हो गया कि मैं तो कनाडा से आया हूँ, मैं तो आपसे ये इस पे ऊपर इंटरव्यू करने आया हूँ। उन्होंने कहा जी सॉरी जी मैं तो इंटरव्यू तो नहीं दे सकती, आपके पास 2 मिनट, आपने जो बात करनी है कर लें, और कैमरा आप नहीं चला सकते हैं, आप रिकॉर्ड भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी कि मैं जब कुछ दिन वहाँ पर जिनेवा में मैंने रुकने का फ़ैसला किया, तो जिनेवा में जब मैं रुका तो मुझे पता चला एक चीज़ का जो हकीकत सामने आई कि वो ये थी कि वहाँ पर जो है वो जिस मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में वो स्टोरी थी कि वो मल्टीनेशनल जो है वो बहुत बड़ी डोनर है WHO की, और उन्होंने बहुत वाज़ह एक धमकी दी थी WHO को कि भाई अगर आप इसके ऊपर कोई भी बात करेंगे, इसको कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके ऊपर कोई बात करेंगे, मामला होगा तो हम आपकी फंडिंग बंद कर देंगे। अब मसला ये है कि इसके ऊपर दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये किस तरह से ये असरअंदाज हो रहे हैं और हमारे ज़िंदगियों में, ज़ाती ज़िंदगियों में दखल अंदाज हो रहे हैं। हमारे पानी कौन सा पीना है, ब्रांड कौन सा है, हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, हमारे बच्चे कौन सा, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे बच्चों के दूध तक का तयन वो कर रहे हैं। हमारे जो है वो हमारी ज़िंदगियों के जो है वो ये कपड़े के पहनने तक का जो है, कपड़े कौन से पहनने, ये एक पूरा जो है वो प्रोपेगेंडा के ज़रिए और मार्केटिंग की साइंस के ज़रिए, और उसमें जो है वो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स और ये वो सारा कुछ उसके ज़रिए, और ये 1 रुपये वाली चीज़ जो है वो हमें 100 रुपये में बेचते हैं, और वो चीज़ सारा कुछ जो है वो डिसाइड कर रहे हैं।
और इस वक्त जो है वो आप इसको अगर म्यूटली अगर इसको रिसर्च करेंगे और आपको इसमें जो है वो बिल्कुल सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसको जारी रखें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हाफ़िज़।